नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे बेल की अर्थात ज़मानत की। ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और इसमें हम जो बात करेंगे वो करेंगे कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता अर्थात जो नया नियम है वो और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो पुराना नियम है, उन दोनों के बीच में क्या अंतर है। जब तक कि ये बेल का अगर हम विषय लें अर्थात ज़मानत का विषय लें, ये सभी जानते हैं कि ज़मानत जब पुलिस पकड़ लेती है, गिरफ़्तार कर लेती है, तो उसके बाद में जो उसके नज़दीकी हैं वो ज़मानत की दरख्वास्त देते हैं। अदालत उसको कंसीडर करती है, कई बार ज़मानत मिलती है, कई बार नहीं मिलती है। तो आज यही सब बातों पे हम देखेंगे कि क्या फ़र्क है। पहले जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड था, पुराना नियम, उसमें ज़मानत के जो प्रोविज़न दिया गया था वो 436 दफ़ा से लेके, यानी कि धारा 436 से लेके और 450 तक था, और उसमें ये सारे प्रोविजंस दिए गए थे। अब जो है बीएनएसएस में ये जो सेक्शन है ये दफ़ा 478 से लेके और 496 तक दिया गया है। ये तो अलग से एक चैप्टर है, पहले भी था अब भी है। तो इसमें काफ़ी चेंज किए गए हैं, पर कुछ चीज़ों को स्पष्ट किया गया है जो पहले स्पष्ट नहीं थी, और अब उनको थोड़ा सा क्लियर कर दिया गया है। अब जैसे अगर हम देखें परिभाषा, तो परिभाषा में देखें कि पहले बेल क्या है, ज़मानत क्या है, बेल बॉन्ड क्या है, बॉन्ड क्या है, ये सब चीज़ें परिभाषित नहीं कर रखी थी सीआरपीसी में। अब ये सारी चीज़ें परिभाषित कर दी गई हैं। अब ये जो है किस तरह से की गई हैं, जो सेक्शन 2 है बीएनएसएस का, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का, तो उसमें इन चीज़ों को डिफ़ाइन कर दिया है। जैसे अब बीएनएस सेक्शन 2B यानी कि 2B जो है बीएनएसएस का, उसमें बेल को डिफ़ाइन कर दिया है कि भाई बेल मीन्स रिलीज ऑफ ए पर्सन एक्यूज्ड और सस्पेक्टेड ऑफ कमीशन ऑफ एन ऑफेंस फ्रॉम द कस्टडी, और उसको रिलीज़ करते हैं ऑन एग्जीक्यूशन, यानी कि हम रिलीज़ करना उसको पुलिस की कस्टडी से या जो है जेल में है उस कस्टडी से उसको बाहर करते हैं, तो उसको बेल कहते हैं। और बेल के लिए बेल बॉन्ड भरना पड़ता है। ये बेल बॉन्ड भी हो सकता है और खालिस बॉन्ड भी हो सकता है। इन दोनों का क्या अंतर है ये भी इसमें समझाया है, यानी कि बेल बॉन्ड और खालिस बॉन्ड दोनों में क्या अंतर है। जब बेल बॉन्ड की बात करें, जब हम बेल बॉन्ड की बात करते हैं तो बेल बॉन्ड से मतलब है कि उसको छोड़ा जाएगा जमानती के साथ में। जमानत ली जाएगी किसी आदमी की, किसी और चीज़ की, और उस श्योरिटी के आधार पर ही उसको छोड़ा जाएगा। ये सेक्शन 2D में बेल बॉन्ड का बताया है। अब अगर खालिस बॉन्ड कह दें, बेल बॉन्ड ना हो और केवल कहें कि बॉन्ड, तो ये जो है उससे अगला ही पैरा है, यानी कि 2 का E, उसमें बेल बॉन्ड की नहीं, केवल बॉन्ड की बात की गई है। बेल बॉन्ड मैंने बता दिया
कि जो जिसमें जमानती कोई आदमी आता है उसकी जमानत लेते हैं, या कोई और चीज़ है उसकी जमानत लेते हैं, वो श्योरिटी के साथ में। इसमें क्या है, जब केवल बॉन्ड कहें तो इसका मतलब है पर्सनल बॉन्ड, यानी कि उसका व्यक्तिगत जो वो है आधार, उसी पे उसको छोड़ दें। बॉन्ड कहें तो पर्सनल बॉन्ड, और बेल बॉन्ड कहें तो विद श्योरिटी। ये दोनों चीज़ें होती पहले भी थी, पर इनको परिभाषित नहीं किया गया था। अब इनको इस नए कानून में परिभाषित कर दिया, जैसा मैंने आपको बताया है। तो अब ये मैंने आपको कुछ उदाहरण दिए। अब हम चलते हैं कि भी जो अंडर ट्रायल है, क्या प्रोविज़न है उसके लिए। अंडर ट्रायल होते हैं कि भाई जो लोग अभी तक सज़ा नहीं हुई है और गिरफ़्तार हैं, कोई फ़ैसला नहीं हुआ उनके केस में और वो जेल में अभी हैं, तो उनके ज़मानत होने के लिए, ज़मानत पे छोड़ने के लिए क्या प्रावधान है। ये जो प्रावधान था पहले 436A होती थी CRPC की, उसमें दिया था। अब उस 436A की जगह 479 यानी कि 479 BNSS में इसका प्रावधान कर दिया गया है। अब जो चेंज है वो मैं आगे आपसे बताता हूँ। यानी कि 479 की बात करेंगे BNSS की, उसमें क्या क्या प्रोविज़न हैं, क्या नए प्रोविज़न किए गए हैं, मैं उनको बताऊंगा। बाकी सारी चीज़ें तो वही रहेंगी जो पुरानी हैं। जो बदलाव है वो मैं इसमें बता रहा हूँ, जो परिवर्तन है नए कानून में वो मैं आपको इसमें बता रहा हूँ। तो सबसे पहले 479(1) 479(1) उसका जो प्रोविजो है 1, उसमें क्या कहा है कि पहले ये नहीं था, जो फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है, जिन्होंने पहली बार कोई अपराध में जिनको पकड़ा है, उससे पहले उनको कभी कोई सज़ा नहीं हुई, क्लीन रिकॉर्ड है, ये इसमें पहले ये सब कोई प्रोविज़न नहीं था। चाहे वो पहले पकड़ा गया हो या ना पकड़ा गया, नया भी ऐसे और जो बार बार कर रहा था वो भी ऐसे ही। परंतु अब जो है दोनों में भेद कर दिया है कि भाई जो नया है उसके लिए कुछ छूट होनी चाहिए। उसने पहली बार ऑफेंस उससे हुआ है या जैसा भी है, तो उसमें जो है वो कहते हैं कि इसमें 479(1) में उसका जो फर्स्ट ऑफेंडर है, फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है, उसके लिए प्रोविज़न किया गया है। वो क्या, यदि जिस ऑफेंस में उसको पकड़ा है, जिस अपराध में उसको पकड़ा है, और उसकी जो भी मैक्सिमम सज़ा हो, उस मैक्सिमम सज़ा का यदि वो 1/3 हिस्सा जेल में ऑलरेडी काट चुका है। तो फिर से दोहरा रहा हूँ, जिस भी ऑफेंस में उसको पकड़ा है, इसमें सज़ा नहीं हुई है अभी, पर वो अभी अंदर है जेल में, और उसका वो 1/3 हिस्सा उसका काट चुका है। मान लिया, थोड़ी देर के लिए मान लें कि 6 साल की कोई किसी में सज़ा है मैक्सिमम, ज़्यादा से ज़्यादा किसी ऑफेंस में, तो उसका 1/3 2 साल हो गया। 6 साल की है तो 2 साल, अगर उसने 2 साल गुजार लिए, अभी उसके मुकदमे का फैसला भी नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, तो उसको इस सेक्शन में जमानत मिल जाएगी। यानी कि पहली बार वो किसी केस में पकड़ा गया और उसमें उसने 1/3 सज़ा काट चुका। ये बड़ी समस्या थी पहले, जो फेस कर रहे थे कि लोग जितनी सज़ा होती है उससे ज़्यादा वो ऑलरेडी जेल में रह जाते हैं। और ये बहुत जगह, बहुत फॉर्म्स पे
इसको डिस्कस किया। सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार कहा कि भाई जेल भरी हुई है और इसको देखो कि आदमी जो है उसको अभी तक जो है वो इतने इतने सालों से पड़ा हुआ है। और आपने देखा भी होगा कि इस तरह की खबरें भी आती थी कि साहब उसको इतने साल हो गए और वो जेल में ही पड़ा हुआ है। तो अब उस बात को यहाँ पे अच्छी तरह से उस पर गौर की गई है। अब इसमें एक चीज़ और है, यदि ऑफेंस उसने ऐसा किया है कि जिसमें डेथ पेनल्टी हो सकती है, यानी कि सजाए मौत का प्रावधान हो या आजीवन कारावास का प्रावधान हो, तो ऐसे हालात में उसको चाहे उसने 1/3 भी सज़ा काट ली है, उसको ज़मानत नहीं मिलेगी। ज़मानत केवल उसको मिलेगी जो फर्स्ट टाइम ऑफेंडर हो, पहली बार उसने किया है और ऐसा अपराध किया है कि जिसमें सज़ा मौत नहीं है और सज़ा पूरा जो लाइफ का आजीवन कारावास नहीं है। तो उसमें उसको इसमें 479(1) में उसको राहत मिल जाएगी, यानी कि ज़मानत मिल जाएगी। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। जो 479(2) है BNSS की, उसमें जो है एक और कंडीशन डाल दी है, यानी कि अगर एक आदमी एक से ज़्यादा ऑफेंसेस में, एक से ज़्यादा केसेस में उसके चल रहे हैं, कहीं पे इंक्वायरी चल रही है, कहीं पे इन्वेस्टिगेशन चल रही है, कहीं पे ट्रायल चल रहा है और उसने और भी केस कर रखे हैं, तो ऐसे आदमी को बेल नहीं मिलेगी। बेल किसको मिलेगी कि पहली बार किया है और वही केस है। यहाँ पे अगर मल्टीपल केस हैं, एक से ज़्यादा केस हैं, चाहे उनमें सज़ा हुई है या नहीं है, तो उसको ये सब नहीं मिलेगा, ये राहत नहीं मिलेगी। ये 479(2) जो है BNSS का, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता कहती है, ये इसमें बदलाव है। अब यदि हम और आगे देखें, एक बड़ा अच्छा प्रोविज़न है। अभी बेल जो हम अप्लाई करता था, उसका कोई घर वाला, उसके जानने वाला, वो पैरवी करते थे, उससे सिग्नेचर लिए और उसके बाद वकील किया, फिर उसने वकील ने एप्लीकेशन लगाई है। पर कुछ लोग ऐसे भी तो थे जो लावारिस हैं, जेल में पड़े हैं, जिनका कोई वकील ही नहीं है, जो बेल कर ही नहीं सकते, एप्लीकेशन या कुछ वो करते नहीं, उन्हें पता भी नहीं, बेचारे पड़े हुए हैं। तो उसके लिए एक नया प्रोविज़न किया गया है 479(3) में, 479(3) BNSS में, और ये है कि जो सुपरिटेंडेंट जेल है, जेल अधीक्षक है, जिसकी जेल में वो बंद है, वो भी एप्लीकेशन कोर्ट को भेज के उसकी अपील कर सकता है कि साहब इसको ज़मानत दे दो, ये मेरी जेल में है और इसने 1/3 जो सज़ा है वो काट ली है, फर्स्ट टाइमर है, तो इसको आप जो है ज़मानत दे दें। तो कोर्ट ऐसे जेल अधीक्षक, जिसको हम जेलर भी कहते थे पहले, अगर जेलर भी अप्लाई कर दे कि साहब मेरे पास ये है, यहाँ पे अंडर ट्रायल है और ऐसे ऐसे बात है, तो उसको ज़मानत हो सकती है। या फिर कोई कैदी सज़ा भी हो गई
अब उसकी अभी अपील का स्कोप भी है, आगे अपील कर सकता है, पर उसका कोई वली वारिस नहीं। ऐसे हालात में यदि उसने आधी सज़ा काट ली हो, देखो अंडर ट्रायल में सज़ा अभी प्रोनाउंस नहीं हुई है किसी भी कोर्ट से, सज़ा डिक्लेयर नहीं हुई है, और इसमें उसकी सज़ा डिक्लेयर हो गई और आधी सज़ा उसने काट ली है, तो उसकी बेल के लिए वो भेज सकता है। उसे पूछेगा भाई आगे अपील भी कर ले, आगे भी कोर्ट है, शायद तू इसमें से निकल जाए। तो ये अधिकार दे दिया गया है जेलर साहब को। जेलर साहब भी एप्लीकेशन कोर्ट में उसकी ज़मानत की लगा सकते हैं। ये एकदम नया प्रोविज़न है। पहले जो हमारा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड था उसमें ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं था। तो ये बात हुई जो अंडर ट्रायल है या उस पे चल रहे हैं जेल के अंदर, जिनका कोई वली वारिस नहीं है, किस तरह से अप्लाई करें। तो ये बातें मैंने इसमें बताई। अब एक और आपने टर्म सुना होगा, उसको कहते हैं एंटीसिपेटरी बेल। एंटीसिपेटरी बेल का होता है कि आदमी गिरफ्तार नहीं है, उसको किसी भी तरह से डर है कि भाई तेरा नाम आ सकता है, पुलिस तुझे पकड़ सकती है, तो वो उससे पहले अग्रिम जमानत ले लेता है। उसको हम एंटीसिपेटरी बेल कहते हैं। तो एंटीसिपेटरी जो बेल है उसमें जो प्रोविज़न है, जो किया गया है, कुछ ज़्यादा बदलाव है नहीं, ज़्यादा बदलाव नहीं है। एंटीसिपेटरी बेल में जो प्रोविज़न पहले थे वही अब भी हैं, वही सब चीज़ है। एक थोड़ा सा चेंज किया गया है और ये है 482(2) BNSS, यानी कि 482 BNSS में ये कहता है कि जो एंटीसिपेटरी बेल है वो उसको नहीं दी जाएगी जो गैंग रेप का मुलजिम हो और ऐसी युवती के साथ में बलात्कार किया हो जिसकी उम्र 16 साल हो, 16 साल या 16 साल से कम हो, तो फिर उसको एंटीसिपेटरी बेल नहीं मिलेगी। ये था क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में पहले, अब ये 16 साल था। अब नए नियम में इसको कर दिया है 18 साल। 18 साल अब इसमें नए नियम में ये कर दिया है। तो केवल उम्र जो है उसकी सीमा बढ़ाई है 16 से 18 साल, यानी कि 18 साल या उससे कम कि कोई युवती के साथ गैंग रेप करेगा तो उसको एंटीसिपेटरी बेल नहीं मिलेगी। पहले ये 16 साल था, अब 18 साल कर दिया। तो ये केवल ये जो है एंटीसिपेटरी बेल में प्रोविज़न अलग से है, इसके अलावा और कोई प्रोविज़न इसमें नहीं बदला है। तो अगर मोटे तौर से मैं कहूँ कि जो ज़मानत से जुड़े हुए प्रावधान हैं उनमें क्या कुछ हुआ है, तो मोटी मोटी बातें ये हैं कि भाई एक तो परिभाषित कर दिया है, जो चीज़ थी पहले भी होती थी, बेल भी, बेल बॉन्ड भी, ये सब चीज़ें थी, अब इनकी एक परिभाषा उसमें BNSS में डाल दी गई है। और दूसरी बात ये है कि अंडर ट्रायल जो प्रिजनर्स हैं, अगर उन्होंने 1/3 सज़ा काट ली है, उसमें मैक्सिमम जो उसकी लिमिट है, जो उसमें लिखा है, अभी सज़ा बोली नहीं है, उसमें लिखा कि साहब इतने साल उसकी 1/3 करिए तो उसकी ज़मानत हो जाएगी। ये बात
इसमें है। अब बशर्ते कि वो आदमी उस ऑफेंस में बंद ना हो जिसमें सजाए मौत या आजीवन कारावास हो। और एक और बात ये भी है कि कई बार ये भी होता था कि आईओ साहब कहते थे साहब इसको ज़मानत मत दो, इसलिए ज़मानत मत दो कि अभी जो है जो गवाह है उसने इसकी शनाख्त करनी है, पहचान करनी है, और ये ग्राउंड लिखा और उसकी ज़मानत कैंसिल हुई। अब इस ग्राउंड के ऊपर ज़मानत जो है उसको कैंसिल नहीं किया जा सकता, ये भी कहा है। अब और एक जो और बात हुई वो हुई कि जो जेलर साहब हैं, सुपरिटेंडेंट जेल हैं, कोई है नहीं, तो वो भी एप्लीकेशन ज़मानत के लिए कोर्ट में लगा सकते हैं। और एंटीसिपेटरी में कोई चेंज ऐसा खास हुआ नहीं है। उसमें जो 16 साल थी गैंगरेप में, जिसमें नहीं होता था, अब 18 साल कर दिए। यही चेंज हैं, इसके अलावा कोई चेंज नहीं है। लगभग सारे प्रोविज़न उसी तरह से हैं। तो आज मैंने आपको ये बताया। आइंदा भी मैं आपको अलग अलग विषय जो नए कानून से जुड़े हैं उन पे आके सरल तरीके से बताने का प्रयास करता रहूँगा। आप मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट भी करें कि आप किस विषय पे वीडियो चाहते हैं। ये जो मैंने बेल की बात आज कही, ये भी मुझे कई लोगों ने कहा था कि बेल के बारे में समझाएं, क्योंकि ये एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय है, आदमी की स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ है। तो मैंने इसका प्रयास किया है। आप मुझे भविष्य में भी इसी तरह से सहयोग करते रहेंगे और मैं आपका इसी शब्दों के साथ अगले वीडियो तक विदा लेता हूँ। नमस्कार।